हाय एवरीवन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे प्रोसीड होने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पे ट्रेड हो रहा है। और हम लोग ये दोनों स्टॉक को क्यों कंसीडर किए हैं, क्योंकि वी आर सीइंग अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन कमिंग ईयर, राइट। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टॉक? तो फंडामेंटली अगर इसका मार्केट कैप देखें तो टोटल मार्केट कैप 40,528 करोड़ के आसपास है। बात करें पी की, तो इसका भी जिस पी पे ट्रेड हो रहा है वो है 62.4, जबकि इंडस्ट्री का पी है 39.6। अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा कंपेयरिंग टू इंडस्ट्री का पी। अब ये क्यों है वी विल डिस्कस लेटर। अभी हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। तो अभी ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 21.9%। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो है 28.3%। अब डेट की बात करें तो डेट बहुत ही कम है, बिल्कुल ही ना के बराबर डेट है। यू कैन कंसिडर कि एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। अब जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है वो है 999। अब ये कौन सी कंपनी है? तो वो है टाटा टेक्नोलॉजी। अब मैंने टाटा टेक्नोलॉजी को क्यों चूज किया है, क्योंकि देखिए अभी कुछ महीने पहले ही ये कंपनी आईपीओ लेके आया था। तो उस टाइम अपने लिस्टिंग डे पे ही ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया था, जिसको जिसको ये अलॉट हुआ था। तो उनको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। बट जिसको नहीं हुआ था मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था। तो कोई नहीं, वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट टाटा का आईपीओ एंड वी विल अप्लाई इन दैट होप कि हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए मैंने इसको चूज किया है। तो चलिए अब ये कंपनी किस किस बिजनेस सेगमेंट में डील करता है एक बार वो देख लेते हैं। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक कंपनी है जो अपने क्लाइंट को क्या क्या ऑफर करता है। पहला तो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और दूसरा डिजिटल सॉल्यूशंस। और जो भी इनके क्लाइंट है उनको हेल्प करता है टू डिजाइन द बेटर प्रोडक्ट फॉर देयर कस्टमर। ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशंस है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, वो किस किस फील्ड में इंगेज्ड है। तो पहले तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट बिजनेस में है ही, साथ साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में है। प्राइमरली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब पीएलएम इसमें भी इंगेज्ड है। सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस में है। और प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज कंसल्टेंसी, इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट का भी काम ये लोग करते हैं। ठीक है। अब बात करें रेवेन्यू बाइफरकेशन की, तो इसका जो 80% रेवेन्यू आता है वो बस थ्रू सर्विसेज आता है, जो ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर और डिजाइनिंग। बाकी जो रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है उनका ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से आता है 20% का। ठीक है। और एक चीज कंसिडर करने लायक है यहाँ पे कि इसका जो जियोग्राफिकल रेवेन्यू बाइफरकेशन है, इंडिया से बस 30% इसका रेवेन्यू आता है। बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है 26% का रेवेन्यू। ठीक है। इंटरनेशनली जो प्रेजेंस है इसका वो है एशिया पैसिफिक में तो है ही, साथ साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी प्रेजेंट है। अब इसके क्या क्या क्लाइंट हैं? तो क्लाइंट हैं इसके सबसे जो ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं वो है टाटा मोटर और जैगुआर लैंड रोवर, जो इनकी ही सब्सिडियरी कंपनी है टाटा ग्रुप की ही। इसको छोड़ के एयरबस, मैकलैरन, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड और विनफास्ट है इनके कुछ वैल्यूएबल क्लाइंट्स। अब इनका जो रिटेंशन रेट है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट विच इज वेरी हाई, कितना है 98.4%। ठीक है। अब बात करें इसके प्रॉफिट्स की, तो फाइनेंशियल्स इसका देखिए रेवेन्यू ईयर बाय ईयर ग्रो हो रहा है। पहले तो था 21 में 2426 करोड़ का, अभी वो 2024 में आके हो गया है 5233 करोड़ का। ठीक है, तो ये भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपको एक अपवर्ड मूव दिखा रहा है। वो 2021 की बात करें तो 239 का इनका प्रॉफिट था, करोड़ इन टर्म्स ऑफ करोड़। बाकी 2024 में वो प्रॉफिट बढ़ के हो गया 679 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की, तो ये भी ईयर बाय ईयर ही ग्रो ही हो रहा है। ठीक है। अब इसका जो प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसका जो 200 डीएमए है वो 1093 के आसपास है, लेकिन इस कंपनी में भी 200 डीएमए का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये आईपीओ लॉन्च हुआ है, थिंक साल हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग
थोड़ा-सा वैल्यूएशन इसका ज़्यादा था, इसके लिए जब से ये लॉन्च हुआ है आईपीओ, तब से ही इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो ही जा रहा है। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है दोबारा से। तो अभी ये लेवल, ये जो भी अप डाउन साइड जितना भी लगा रहा है नीचे के साइड, वो एक मौका है हम लोग इसमें एक्यूमुलेट करें। और जब भी ये नीचे से रैली करना स्टार्ट करेगा, फिर ये पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अभी इसमें गिरावट बस इसके लिए ही देख पा रहे हैं आप, क्योंकि अपनी लिस्टिंग के बाद से इसका बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गया था। आप पी भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई दिख रहा है, क्योंकि वी आर दी वन हू आर डिमांडिंग इट। तो इसके लिए आपको पता है, डिमांड जितना ज़्यादा होगा, प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। इतना ज़्यादा डिमांड था कि प्राइस एकदम से बढ़ गया। अब वही वाला प्राइस वापस से अभी थोड़ा कंपनसेट होके, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, ये सारे लेवल्स पे हम लोग को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है। और एक मैं बात बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरह का बाइंग या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी शेयर में बाय या फिर सेल करना है, तो ज़रूर से अपना एनालिसिस करें, एक बार खुद से स्टडी करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से सलाह लें, उसके बाद ही कुछ करें। ठीक है? आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो डोंट ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स। अब ये तो रही पहली कंपनी, अब बात करें दूसरी कंपनी की। तो दूसरी कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है, वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप देखें तो वो 88,052 करोड़ का है। बात करें पी की, तो इसका जिस पी पे ट्रेड हो रहा है अभी 24 है, और इंडस्ट्री की पी की बात करें तो वो है 34। तो अपने भी जो इसके पीयर है, कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उससे थोड़ा सा सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 11% है, बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14% के आसपास है। डेट की बात करें तो डेट बिल्कुल ही ना के बराबर है इस कंपनी के ऊपर, एंड करेंट प्राइस इज 1500 रुपये ऑलमोस्ट। ठीक है। अब बात करें वो कौन सी कंपनी है, तो वो है औरोबिंदो फार्मा। अब मैंने फार्मा कंपनी को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अभी आप रिसेंट कुछ क्वार्टर से देखे होंगे कि जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसमें अचानक से जो बड़े-बड़े हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, या फिर म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये है, क्योंकि यूएस में अभी बायोसिक्योर एक्ट आने वाला है, जिसके तहत हमारे इंडिया में उनका जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ ये फार्मास्यूटिकल्स का जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो भी इम्पोर्ट करते थे फ्रॉम द चाइना, वो बायोसिक्योर एक्ट के अंतर्गत अब बैन हो जाने वाला है। तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे इंडिया में होगा। और इंडिया में जो एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों पे काम करती है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है? तो इसके लिए मैंने आज फार्मा का स्टॉक चुना है। हालाँकि कोविड के बाद से थोड़ा-सा 2-3 साल तक फार्मा की जितनी भी सारी कंपनियाँ हैं, सारी कंपनियों में कुछ दिन तक, मतलब कुछ साल तक यू कैन से, कि कंसोलिडेटेड ज़ोन चल रहा था। बहुत दिन तक प्राइस सेम बैंड पे ही ट्रेड किया। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि यहाँ से वापस से आपको ये सारी कंपनियों में पुल बैक देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये तो रही पहली पॉइंट। अब अरबिंदो फार्मा कौन-कौन से सेगमेंट में डील करता है? तो ये बेसिकली एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडिएंट्स और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है? और एक सबसे यूनिक बात क्या है औरोबिंदो फार्मा की? सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी है यूएस में। ठीक है? मतलब इसका जो प्रेज़ेंस है यूएस में, वो बहुत ही डोमिनेटिंग है। अब बात करें इसके बिज़नेस सेगमेंट की, तो ये मेनली 2 सेगमेंट को लेके चलता है। पहला तो है फ़ॉर्मुलेशन, दूसरा एपीआई। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स के इंडस्ट्री में देखा जाए तो अलग-अलग पार्ट होते हैं, अलग-अलग फ़ेज़ होता है कोई भी दवाई बनाने का। तो आप जो कैप्सूल खाते हैं, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेस करने का भी अलग-अलग स्टेज है। तो वो पहले कौन डेवलप करता है, साइंटिस्ट लोग उस पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो अलग-अलग केमिकल्स मिलके बनता है। वो वाला जो चीज़ है वो किसी और कंपनी के द्वारा किया जाता है। बाकी उसके बाद दूसरे कंपनी से रॉ मटेरियल ये सब कुछ लाया जाता है, दूसरे कंपनी में उसका फ़ॉर्मुलेशन होता है। फिर अलग-अलग जो दूसरी कंपनियाँ हैं उसमें प्यूरिफिकेशन
और रिफाइनमेंट का काम करती हैं। तो ये अलग-अलग स्टेजेस हैं और ये सारी जो स्टेजेस हैं, वो कोई भी एक कंपनी कभी डील नहीं कर सकती। अगर वो डील कर रही है तो वो आई थिंक मतलब वो सही चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप एक लाइन को पकड़े और उसमें ही स्पेशलाइज़ेशन हासिल करें तो दैट इज़ फार बेटर देन कि आप सारा कुछ अकेले करे जा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी जितनी भी कंपनियाँ हैं तो वो सारी ये चारों फ़ेजेज़ में अलग-अलग से काम करती हैं। तो ऑरोबिंदो क्या-क्या चीज़ में है, ये फ़ॉर्मूलेशन में भी है और एपीआई में भी है। फ़ॉर्मूलेशन मतलब अलग-अलग कंपनीज़ का सॉरी अलग-अलग जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने का भी काम करता है, साथ-साथ उसका प्यूरिफ़िकेशन और रिफ़ाइनमेंट का भी काम करता है। ठीक है? अब इसका जो इंटरनेशनल प्रेज़ेंट है, वो तो मैंने आपको बताया ही कि इस ये यूएस में सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंट है क्योंकि लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी है यूएस में और इसका जो 87% रेवेन्यू आता है ना, वो बस आता है यूएस और यूरोप से ही, ठीक है? इन द फॉर्मूलेशन वाला सेगमेंट, ये एपीआई की बात नहीं हो रही है, फॉर्मूलेशन वाले में इसका 87% फॉर्मूलेशन वाला जो रेवेन्यू है, वो बस यूएस और यूरोप से आता है। अब इंटरनेशनल प्रेज़ेंस कहाँ-कहाँ पे है, तो ये मोर देन 150 कंट्रीज़ को अपना सामान एक्सपोर्ट करती है और इसका जो ग्लोबल प्रेज़ेंट है, वो वहाँ से मोर देन 19% ऑफ रेवेन्यू या जनरेट करती है थ्रू द एक्सपोर्ट ओनली। मत समझ रहे हैं तो आप ये बहुत ही बड़ी कंपनी है व्हिच इज़ अ मार्केट लीडर इन डिफरेंट सेगमेंट। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो फॉर्मूलेशन वाले सेगमेंट से इसका आता है 86% और एपीआई वाले सेगमेंट से आता है 13.5%। बाकी जो रेस्ट है वो अदर्स से आता है इसका। अब ये कंपनी बहुत ही खास है क्योंकि इस पिछले साल ही ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का कैपेक्स खर्चा किया है जस्ट ओनली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले चीज़ पे और 9 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को इनॉग्रेट किया है। 5 इंडिया में है, बाकी 4 यूएस में है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर ये कंपनी कहाँ से कहाँ हो तक जाने वाली है क्योंकि फॉर्मूलेशन और एपीआई का काम तो कर रही है, साथ-साथ इन्होंने अपना रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम स्टार्ट किया है, जहाँ से इनको इनके फॉर्मूलेशन और एपीआई में मदद मिलेगा। ठीक है? और अब ये तो रहा इसके सारे बिज़नेस सेगमेंट का क्या-क्या चीज़ में काम कर रही है। अब थोड़े फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पे आए तो इसका ये देखिए कि इस क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है ऑलमोस्ट 51.8%। म्यूचुअल फंड वालों लोगों ने भी इसमें होल्डिंग लेके रखा हुआ है 19.17% का। यही वाला होल्डिंग आपको सितंबर वाले क्वार्टर में या फिर जून वाले क्वार्टर में नहीं दिखेगा। दैट वुड बी डेफिनेटली लेस देन 19%। ठीक है? बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तो उन्होंने भी 16% का होल्डिंग ले रखा हुआ है। रिटेल की बात करें तो उन्होंने 6% का होल्डिंग ले रखा है और बीआईआईज़ ने भी 5.6% का होल्डिंग ले रखा है। अब इसका जो प्राइस जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो है 1533 मतलब 1530-20 के आसपास ट्रेड हो रहा है और इसका जो 200 डीएमए है वो है 1141 रुपए। तो ऑलमोस्ट जब भी आपको ये अपने 200 डीएमए 1141 के आसपास मिले सो डेफिनेटली आप कंसिडर करिएगा कि इट्स अ गुड बाइंग जोन और उस टाइम आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये तो रही 2 कंपनियों के बारे में सारी बातें और अगर इस सब में अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी चीज़ पूछना है और इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर इन दिस कंटेंट देन डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ भी पूछने के लिए यू कैन मेल मी ऑन माय ईमेल आईडी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नेस्टिंग।